हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो, पहला नंबर क्वेश्चन है हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं तथा अनुप्रयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन, राउड का नियम किसे कहते हैं, इस नियम की सीमाएं भी लिखिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी केमिस्ट्री के पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को आज मस्त तरीके से देखेंगे और आपको तीनों को तैयार जरूर करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से तीनों को देखेंगे। ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर हमारा हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं तथा अनुप्रयोगों को लिखिए। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं और इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले बात करिए हेनरी का नियम क्या होता है। तो देखो, हेनरी का नियम हमने यहाँ पे लिखा है, अभी आपको पूरा समझाएंगे इसका फॉर्मूला सब कुछ। ठीक है। तो कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी नामक जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या बताया गया, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है और यही नियम हेनरी का नियम कहलाता है। क्या कहा गया, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब जब तापमान को स्थिर कर दिया जाए या नियत कर दिया जाए, तो कहा गया स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है। मान लो हम कोई द्रव ले लें यहाँ पे। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक द्रव ले लिया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक द्रव हो गया मान लो। आप कहा गया किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घोलना। मतलब जब किसी गैस को द्रव में घोला जाए, मान लो हम यहाँ पे किसी गैस को घोल रहे हैं, मान लो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पे घोल रहे हैं। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता होगी, विलेयता का मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें घोल रहे हैं, वह किसके समानुपाती होगी, आंशिक दाब अर्थात प्रेशर पी के समानुपाती होगी। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट आपको समझना है। हेनरी का नियम अगर ये समझना चाहो तो आपने जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक पे जैसे ही आप खोलते हो ढक्कन, तो आपको फिर से जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलती वही गैस होती है। ठीक है। तो ये नियम हेनरी के नियम पर ही होता है। ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है आपकी, जैसे ही ढक्कन खोलते हो आपकी जो आवाज़ आती है वो गैस ही बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये नियम हेनरी के नियम के आधार पर ही वो कोल्ड ड्रिंक वाला सिस्टम होता है आपका। ठीक है। तो क्या कहा गया, आपसे कहा गया हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप, जब तापमान स्थिर होगा तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। ये मान लो कोई द्रव है, तो द्रव में क्या कर रहे हैं, हम गैस को घोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल रहे हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घोली जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो विलेयता होगी वो किसके समानुपाती होगी, आपके आंशिक दाब के समानुपाती होगी और यही नियम हेनरी का नियम कहलाएगा। ठीक है। तो सिंपल, विलेयता का मतलब ये कितनी मात्रा इसकी इसमें घोली गई है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता आपका दाब के समानुपाती होगी, मतलब विलेयता का मतलब कितनी मात्रा हमने इस द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड की घोली है। ठीक है। तो यहाँ से सिंपल लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, सॉरी देखो यहाँ पे मान लो और भी कोई गैस ले सकते हो, तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखो, यहाँ पे लिखो गैस की विलेयता। ठीक है। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड पे करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन करते हो तो ऑक्सीजन, जिस गैस की करते हो उस गैस की। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था। सिंपल यहां से लिखते हैं गैस की विलेयता। आपसे कहा गया गैस की जो विलेयता होती है वो किसके समानुपाती होती है, आंशिक दाब के। तो यहाँ पे दाब के समानुपाती होती है, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है। क्या कहा गया था, हेनरी के नियम के अनुसार जब तापमान स्थिर होता है तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब विलेयता तो समझ गए, किसी द्रव पे हम क्या कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, तो ये जो गैस घुल रही है यही इसकी विलेयता होगी। ठीक है। तो गैस की विलेयता, आप देखो गैस की विलेयता क्या होगी वो आपको समझना होगा। देखो गैस ये जो आप घोल रहे हो, तो इसमें विलेयता का मतलब गैस कितनी मात्रा में इसमें घोल रहे हो, मात्रा ही तो होगी। तो वो मात्रा क्या होगी, मात्रा जो होगी वो आपकी बताएगी मोल अंश। तो यहाँ से विलेयता की जगह आप लिख सकते हो एक्स, एक्स होता है मोल अंश। ठीक है। गैस की विलेयता मतलब आपसे कहा गया गैस की विलेयता, विलेयता का मतलब ये गैस इस द्रव में कितना घुली, तो ये जो घुली अर्थात उसकी मात्रा, तो मात्रा कौन बताएगा, मोल अंश बताएगा। तो आप गैस की विलेयता की जगह क्या लिख दोगे, एक्स, और फिर प्रोपोर्शनल में इसकी जगह दाब की जगह क्या लिखोगे, पी।
तो x प्रोपोर्शनल हो जाएगा p या x समानुपाती हो जाएगा p। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो p समानुपाती x, ठीक है, p समानुपाती x। आप जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा kh और यहाँ पे x, यही हेनरी का नियम है। जहां p आपका दाब, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, जहां p आपका दाब है, kh आपका हेनरी नियतांक है, kh क्या है, हेनरी नियतांक है, और x क्या है, आप चाहे लिख लो इस गैस का मोल अंश है या गैस की विलेयता है, ठीक है, लिख सकते हो गैस की विलेयता, ठीक है, गैस की विलेयता। आपका x क्या है, गैस की विलेयता है, p आपका दाब है, kh आपका हेनरी नियतांक है। तो यही है आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आपका उस गैस के क्या आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो गैस की विलेयता का मतलब वो गैस उस द्रव में कितने मात्रा में घोली गई, तो उसकी मात्रा कैसे पता चलेगी, मोल अंश से। तो x क्या हो जाएगा, गैस की विलेयता, x का मतलब मोल अंश, और दाब की जगह p, तो यहाँ से x प्रोपोर्शनल p लिख सकते हो या p प्रोपोर्शनल x लिख सकते हो। तो यहाँ से p बराबर आ गया kh, जहाँ p दाब है, kh हेनरी नियतांक और x क्या है आपका मोल अंश है। तो समझ में आ गया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम सिंपल आप ये याद रखो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पे आप जैसे ढक्कन खोलते हो गैस निकलती, तो बस वही सिस्टम है, जो गैस इसमें भरी जाती है, गैस को उसमें क्या किया जाता है, उस देखो कोल्ड ड्रिंक पे जो आपका वो द्रव ही तो होता है, तो द्रव पे क्या की जाती है, गैस को मिलाया जाता है, जैसे ढक्कन खोलते गैस बाहर निकल जाती है। तो वही सिस्टम है, ये कोई द्रव है, इस पे गैस को घोल रहे हैं हेनरी के नियम के अनुसार, और ये जो इसकी विलेयता है यही आपका मोल अंश के बराबर हो गई। तो x प्रोपोर्शनल p और p प्रोपोर्शनल x, p बराबर kh, और यही हेनरी का नियम है। तो आशा करते हैं यार हेनरी का नियम तो समझ में आया ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा था हेनरी का नियम क्या है, तो आपको केवल इतना लिखना है और ये फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गैस घोली जा सकती है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देना है। अब बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखो और अनुप्रयोग लिखो, क्या प्रयोग है इसका, तो वो भी लिख देते हैं। तो इसको आप नोट कर लो एक बार, जिससे हम सीमाएं और अनुप्रयोग लिखते हैं। आप देखो बात करें हेनरी की नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। मतलब हेनरी का नियम कहाँ तक सीमित है, सीमाएं का मतलब वो कहाँ तक सीमित है या कहाँ तक लागू होता है, ठीक है। और अनुप्रयोग का मतलब इस नियम की सहायता से क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्या प्रयोग हो सकते हैं, इस नियम के क्या प्रयोग है, ठीक है। तो पहला है हेनरी के नियम की सीमाएं कहाँ तक सीमित है। देखो यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। यह नियम जो है कौन सी गैस के लिए मान्य है, क्योंकि आपको पता है जब गैस द्रव में घुलती है तभी आपका हेनरी का नियम लागू होता है। तो आपका कहा गया इस नियम की पहली सीमा यह है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है। दूसरा है इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, इसमें जो विलयन होना चाहिए उसका ताप क्या हो, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो गैस आप द्रव में घोल रहे हो वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी मात्रा में घोलना है। तो ये कहा गया गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सीमाएं। अब बात आती है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो देखो पहला है शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ मतलब जो पीने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल अभी बताया जब उसमें गैस घुली होती है, ठीक है। तो यही शीतल पेय पदार्थ का मतलब वही कोल्ड ड्रिंक में जैसा उपयोग होता है। फिर कहा गया अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक लगाए जाते हैं उसमें आपका प्रयोग होता है हेनरी का नियम। और फिर है समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम गैस टैंक में ले जाने पर, जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, तैराक जाते हैं, ठीक है, जो तैराक जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैंकों में हीलियम गैस को ले जाने के लिए हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो बस इस क्वेश्चन पे इतना ही था कि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और सीमाएं लिखिए, 5 नंबर आपके पक्के होते हैं। तो समझ में आ गया हेनरी का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते हम लोग राउल्ट का नियम देखते हैं, और कौन सा नियम बचा आपका, कोलराउस का नियम, उन दोनों को देख लेते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अगला नियम देखते हैं अब, राउल्ट का नियम। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपका, राउल्ट का नियम वाला, ठीक है। तो कहा गया राउल्ट का वासुदाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो राउल्ट का वासुदाब अवनमन नियम क्या होता है, तो उसे भी आसानी से समझते हैं। हमने देखो यहाँ पे हेडिंग लगाई राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयी पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा गया, किसी आपका कहा गया किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए देखो आपको बताते हैं पूरा सिस्टम कैसे ये हो रहा है। ठीक है, इस पे क्या कहा गया है, देखो आपसे मान लो हम कहें यहाँ पे कोई विलयन है। ठीक है, ये क्या एक प्रकार का विलयन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मान लो हमने क्या ले लिया, विलयन नहीं विलायक है। क्या है ये, विलायक। हमने मान लो एक विलायक ले लिया। ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो पूरा नियम समझ जाओगे। ठीक है, मान लो एक बर्तन है जिसपे विलायक भरा हुआ है, कोई भी विलायक, मान लो जल भरा है, कुछ भी भरा है। ठीक है, विलायक भरा है। अब इस विलायक की अगर बात करें तो ये अभी क्या हो सकता है, अच्छे से वाष्पित हो सकता है। वाष्प तो समझते हो, अच्छे से ये क्या वाष्प होकर ऊपर उड़ सकता है। ठीक है, इसका वाष्पन जो है अच्छे से हो सकता है और ये इस टाइप से वाष्पित हो सकता है। इसका वाष्प दाब एकदम अच्छे से सही है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान समझो। कोई विलायक, मान लो जल को आपने भरा। ठीक है, तो जल को अगर भर के रख दोगे तो कुछ देर में आपको पता है जब वो गर्म होता जाएगा तो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। तो इस पे अगर बात करें, मान लो इस बर्तन पे कोई विलायक है तो इसका वाष्प दाब अभी सही है। ठीक है, मतलब ये वाष्पित हो सकता है, वाष्प दाब इसका क्या है, सही है। लेकिन कहीं अगर हम इस पे क्या कर दें, इस पे हम क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिला दे, अवाष्पशील विलेय मिला दे तो क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। अगर हम इस पे क्या करें, अवाष्पशील विलेय मिला दे तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वाष्प दाब तो समझ गए, जैसे वाष्प बन के उड़ती वही चीज वाष्प दाब। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर हम इस पे अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो इसके वाष्प दाब में आ जाती कमी। कमी को कहते हैं अवनमन। ठीक है, क्या कहते हैं, कमी को अवनमन। देखो कोई विलायक है, अभी विलायक जो है वो अच्छे से वाष्पित हो सकता है तो उसका वाष्प दाब एकदम बढ़िया है। अगर हम इस पे अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में जो कमी आ रही है इस विलेय के मिलाने से, इसी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इतना समझ गए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो वही चीज कहा गया, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये जो विलयन, आप विलायक में विलेय मिला दिए तो क्या बन गया, विलयन ही तो बन गया। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये जो आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो समझ गए ना, क्या हुआ, सिंपल एक विलायक है, यह अच्छे से वाष्पित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस पे अवाष्पशील विलेय मिला देते तो वाष्प दाब में कमी आ जाती, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। तो वही चीज कहा गया, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी से। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये चीज आपसे कहा गया। ठीक है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज होता है। अब जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा उसका सूत्र क्या होगा, वो होगा आपका पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट। ठीक है, ये होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट। और विलेय के मूल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स से। तो यही है आपका राउल्ट का नियम। ठीक है, ये है राउल्ट का नियम। सिंपल, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल आपसे कहा गया कि जब मतलब कोई विलायक है तो वो वाष्पित हो सकता है, लेकिन अगर उस पर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो वही चीज है, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और वाष्प दाब में अवनमन को पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट से लिखते हैं और विलेय का मूल प्रभाज एक्स। ठीक है, अब इसे आप थोड़ा और अगर सॉल्व करना चाहो तो लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह लिख सकते हो एन वन बटे में एन वन प्लस एन टू। ये जाके आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यही है राउल्ट का नियम। यहां तक भी सही है और यहां तक भी सही है। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एन वन बटे में एन वन प्लस एन टू। यही आपका राउल्ट का नियम है। अब बात करें पी नॉट क्या है, पी क्या है, एन वन क्या है, एन टू क्या है। यहां लिख देते, देखो जहां पी नॉट क्या है, पी नॉट को कहते हैं विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पे पी क्या है, पी है विलयन का वाष्प दाब,
विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और यहाँ पे X तो पता चल गया था, विलेय का मोल प्रभाज है। बात करें N1 क्या है, N1 है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, लिख लेना विलेय के मोलों की संख्या। और यहाँ पे N2 क्या है, N2 को कहते हैं विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, सही से लिख लेना आप। सिंपल क्या किया, जब यहां तक फॉर्मूला आ जाए पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू N1 बटा N1 प्लस N2, आपको लिखना है जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, पी विलयन का वाष्प दाब, N1 विलेय के मोल, N2 विलायक के मोलों की संख्या है। इतना लिख देते हो तो यार नंबर कोई नहीं काट सकता। देखो स्टेप बाय स्टेप तो आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लिखा राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर लिखा गया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। फिर लिखा पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स, पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू N1 बटा N1 प्लस N2। ये किसकी जगह हो गया, एक्स की जगह, एक्स है विलेय का मोल प्रभाज। फिर ये चीज जो हमने बगल में लिखी इसे आप नीचे लिखना, क्योंकि जगह है नहीं तो आप क्या करोगे, कॉपी पे इसे नीचे लिखोगे, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, पी विलयन का वाष्प दाब, N1 विलेय के मोल, N2 विलायक के मोलों की संख्या है। तो समझ में आ गया राउल्ट का नियम क्या होता है। सिंपल वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में अनुमन क्या होता है, जब कोई विलायक होता है तो अच्छे से वाष्पित होता है, लेकिन उस पर अवाष्पशील विलेय मिला देने से उसके वाष्प दाब में कमी आती है, अर्थात उसके वाष्प दाब में अनुमन होता है। तो वही अनुमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और यही नियम राउल्ट का नियम है। तो समझ में आ गया। आप बात करें राउल्ट के नियम की सीमाएं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था राउल्ट का वाष्प दाब अनुमन नियम बताओ, तो बता दिया नियम। आप राउल्ट के नियम की सीमाएं बताओ, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते आगे, आप देखो, देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो देखो सीमाएं पे पहली नंबर सीमा क्या है, सीमा का मतलब होता है कहां तक सीमित या कहां तक लागू होता है। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। पहली सीमा है, राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है, केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। अगला नंबर है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील विलय जैसे लिया था आपने, विलायक पे अवाष्पशील विलय मिलाया, तो यह विलयन केवल राउल्ट का नियम जो है, यह नियम केवल आपका अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होगा, ठीक है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर ही लागू होता है। अगला है, विद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। वैद्युत अपघट्य के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये इसकी सीमाएं हैं। राउल्ट का नियम समझ गए थे, अब सीमाएं लिख लेना, पूरे नंबर आपके फिक्स, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लो। आप चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोलराउस का नियम किससे कहते हैं और इसके अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो बात करें कोलराउस का नियम क्या होता है, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कोलराउस का नियम, फिर लिखना है आपको इस नियम के अनुसार, या लिख सकते हो कोलराउस के नियम के अनुसार। कोलराउस के नियम के अनुसार क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा हमने, किसी विद्युत अपघट्य की, ये कहा गया किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा गया आपसे, हमने कहा किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, और यह नियम ही कोलराउस का नियम कहलाता है, ठीक है। देखो यही चीज लिखा है। आप बात करें कोलराउस का नियम जो है, ये इसमें कहा गया विद्युत अपघट्य। पहले बात करें विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य, देखो बात करें विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करें विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिसको अगर हम किसी विलयन में घोले तो वो आयनों में टूट जाए, ठीक है। जैसे NaCl हो गया, अगर आप NaCl को क्या करो, आप किसी विलयन में घोलो तो वो क्या करेगा, आपका आयनों में टूट जाएगा, जिससे Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो यही विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब जो आयनों में टूट जाए विद्युत अपघट्य। NaCl हो गया, HCl भी आपका, और जैसे CH3COOH है, इसकी बात करें तो ये आपका CH3COO माइनस और H प्लस आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो क्या हो, विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे HCl, NaCl, CH3COOH, ठीक है। तो समझ गए वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं।
आप कहा गया किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब किसी भी वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होगी वो भी कैसी, अनंत तनुता पर। देखो एग्जांपल ले, किसी का भी ले लो, NaCl HCl CH3 COOH, किसी का भी ले लो। मान लो हम इसी का ले ले ऊपर वाले का, लैम्डा m, इसे कहते हैं मोलर चालकता। ठीक है, लैम्डा m, ये क्या है, मोलर चालकता। कहीं कहीं पे लैम्डा आपको इस टाइप से बना दिखे, शायद कहीं पे किताब पे इस टाइप से भी बना दे, तो टेंशन ना लेना, चाहे जिस टाइप से बना लो आपका मन। ठीक है, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, किसी बुक पे बड़ा बना होता है, किसी पे ऐसा बना होता है। तो लैम्डा m का मतलब होता है मोलर चालकता। तो कहा गया वैद्युत अपघट की अनंत तनुता, तनुता कितनी होगी, अनंत, तो आपको यहाँ पे अनंत का चिन्ह बना लेना इस टाइप से, इसे कहते हैं अनंत, या इंग्लिश पे कहे तो इनफाइनाइट। इसे पढ़ेंगे क्या, लैम्डा m इनफाइनाइट। क्या पढ़ेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट। लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता। अनंत कहा तो अनंत लगा लिया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसे क्या पढ़ेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट। अब किसकी, विद्युत अपघट की, तो कोई भी विद्युत अपघट ले लो, मान लो NaCl ले ले, तो NaCl ये क्या एक प्रकार का वैद्युत अपघट है, तो इसे अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा गया किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा m, अनंत तनुता इनफाइनाइट, और NaCl विद्युत अपघट। ठीक है, तो हो गया किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब ये जो विद्युत अपघट की मोलर चालकता होगी, ये इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसका क्या मतलब है, देखो मतलब इसका अगर बात करें तो किस किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में। तो Na+ क्या हो गया, धनायन, और Cl- क्या हो गया, ऋणायन। तो इसकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी जाके। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, और यही आपका कोलराउस का नियम है। बस सिंपल सा इतनी सी बात है, देख लो देख लो, यही चीज आपको यहाँ पे लिखी है। आपसे फिर से समझो, कहा गया किसी विद्युत अपघट, तो ये NaCl क्या है, विद्युत अपघट। अनंत कहा गया, अनंत लगाया, मोलर चालकता का लैम्डा m। ठीक है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl मतलब किसी, ये आपका NaCl की मोलर चालकता है, वो भी कैसी, अनंत अनुता पर। फिर कहा गया इसके धनायन, धनायन क्या है, Na+, तो धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, और यह नियम ही कोलराउस का नियम। तो ये क्या है, धनायन की मोलर चालकता। ठीक है, यहां लिख लेना धनायन की मोलर चालकता, ये क्या है, ऋणायन की मोलर चालकता, क्योंकि आपको नीचे लिखना पड़ेगा जहां लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, तथा आपकी ये आपकी क्या है, धनायन की ही मोलर चालकता है, ये आपकी ऋणायन की मोलर चालकता। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब इतना लिख देना, इसको लिखना नीचे, और लिखना ये आपकी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, ये आपकी धनायन की मोलर चालकता, ये आपकी ऋणायन की मोलर चालकता। तो समझ गए कोलराउस का नियम क्या होता है। किसी भी विद्युत अपघट के एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो आपका जैसे CH3 COOH कहा था, उसका ले लो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH। तो ये क्या हो गया, CH3 COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+, इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये आपका CH3 COOH के लिए हो जाएगा। किसी भी विद्युत अपघट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बस समझ लो कैसे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा ये वाला बनाना, अगर ये बना रहे हो तो ये बनाओ, ये बना रहे हो तो पूरे में यही बनाओ। ठीक है, एक ही टाइप का बनाया है। तो ये हो गया कोलराउस का नियम, समझ में आया। कोलराउस का नियम क्या होता है, किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन की मोलर चालकता तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, और यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। समझ में आ गया। आप बात करें कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है, क्या इसका अनुप्रयोग है, तो उसे भी देखते हैं। तो इसे नोट कर लो जल्दी से। आप देखो, बात करें कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। कोलराउस के नियम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आपको करके दिखाना होगा, तब नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो बताते हैं। देखो सिंपल यहाँ से लिखना है, मान लो कोई दुर्बल वैद्युत अपघट हम ले लेते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल मान लो ले ले CH3 COOH। ठीक है, ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अगर कोलराउस के नियम की सहायता से इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हो, लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH
बराबर लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो दुर्बल वैद्युत अपघट की आप ज्ञात कर सकते हो, तो अभी हम आपको CH3COOH की ज्ञात करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट है और कोलराउस के नियम की सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हो। तो इसकी अगर कोलराउस के नियम की सहायता से लिखी जाए तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लिख सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। अब ये कैसे ज्ञात होगी, इसे ज्ञात करने के लिए आपको प्रबल वैद्युत अपघट्यों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट की तब ज्ञात होगी जब प्रबल वैद्युत अपघट्यों का यूज करोगे। जैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो यहां से लिखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, यहाँ आप लिख देना, लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिख दो, एग्जाम्पल दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और इसे मान लो समीकरण 1, और यहां से लिख सकते हो इस। ठीक है, चलो इतना ही रहने दो। आप देखो आगे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से, मान लो हम एग्जाम्पल ले ले। हम जैसे ले ले प्रबल वैद्युत अपघट्य की जगह आपका, जैसे हम क्या ले ले, HCl को ले ले। ठीक है, HCl को ले ले और CH3COO Na को ले ले, और किसे ले ले, NaCl को ले ले। इतनी चीजें हम ले रहे हैं, देख लो ध्यान से। हम HCl ले रहे हैं, CH3COO Na ले रहे हैं और NaCl ले रहे हैं। अभी पता चलेगा क्यों ले रहे हैं। आप इसे अगर कोलराउस के नियम की सहायता से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों को इसे लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, यही लिख सकते हैं कोलराउस के नियम की सहायता से, अभी आपको बताया था। ठीक है, इसे आप ये लिख सकते हो, इसे ये लिख सकते हो, सॉरी H प्लस नहीं, यहाँ पे Na है ना, तो यहाँ से CH3COO माइनस और Na प्लस होगा, तो यहाँ पे Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा। अब आपको इन दुर्बल वैद्युत अपघट की सहायता से प्रबल वैद्युत अपघट की ज्ञात करके दिखानी, तो आपका अनुप्रयोग सिद्ध हो जाएगा। तो देखो हम करते क्या, आपको इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ से लिखते हैं लैम्डा, ये वाला ये लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। ये आप पूरा सही से लिख लेना। बराबर पे हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। ठीक है, देखो इन दोनों को जोड़ा है और इस वाले को घटा दिया, अभी पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो देखो अब आगे सॉल्व करें इसका वाला। देखो लैम्डा इनफाइनाइट HCl की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, तो लिख लो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, फिर प्लस लगाओ। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, CH3COO Na की जगह ये और ये, तो लिख लो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ठीक है, ये लिख दिया सिंपल। अब आता है NaCl की बारी, माइनस लगाओ पहले, और जब माइनस लगाओ तो कोष्टक पे लिखो। ठीक है, कोष्टक पे लिखो, यहाँ पे लिखो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, क्योंकि आपको इसे क्या करना है, घटाना है, तो आप माइनस लगाओ, कोष्टक के अंदर इसको लिख दो Na प्लस और Cl माइनस को। तो सिंपल इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू ये थी, लिख दिया। आप सॉल्व कर लेते इसे, देखो बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ठीक है, इतना हो गया। आप इस माइनस का अंदर कर दो गुणा। ठीक है, तो इस माइनस के इससे होगा, तो माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, इतना हो गया सिंपल। सिंपल क्या किया, माइनस का यहाँ पे हुआ तो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया। आप देखो यहाँ पे जो कट रहा उसे काट दो, ये Cl माइनस प्लस का, यहाँ पे माइनस का, देखो यहाँ पे प्लस का या माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट माइनस का, यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट प्लस का कट जाएगा, बचा क्या, केवल ये और ये, तो लिख लो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, यही दो चीज बचा है। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, देखो ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। ध्यान से देख लो,
क्या किया, जब आप इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे और फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस। और इसे आप किसके इक्वल लिख सकते हो, देखो लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस को आप ये लिख सकते हो। तो ये आप देख लिया, आपने देखा कि हमने क्या किया, दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर लिया, लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डबल ओ एच। तो आपको यही सिद्ध करके दिखाना था। यहाँ पे आप नीचे से क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखोगे, प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता की मोलर चालकता से दुर्बल वैद्युत अपघट, ये जो आपका CH3COOH था, इसकी मोलर चालकता को ज्ञात किया जा सकता है किसके नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर समझो। कहा गया इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। फिर मान लो हमें इसकी ज्ञात करनी, इसको सिद्ध करके दिखाना है, क्योंकि अब ये लिखा तो इसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। तो दुर्बल वैद्युत अपघट एक हमने ले लिया CH3COOH, अब इसकी हमको ज्ञात करके दिखानी कोलराउस के नियम से। तो हमने क्या किया, कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्यों का यूज किया, HCl CH3COONA और NaCl। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़कर, इसको जोड़कर, देखो इसको जोड़कर हमने क्या किया, ठीक है, इसको और इसको देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस और यहाँ पे भी लैम्डा लगा लो। ठीक है, ये किया है, देख लो ध्यान से, आप समझो ये। ठीक है, इसके इक्वल में ये और ये है, इसके इक्वल में ये और ये है, इसके इक्वल में ये और ये है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमने इसको जोड़कर इसको घटा दिया, जिससे सॉल्व किया तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH आ गया। और हम यहाँ से लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और यही कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा और इसको पूरा लिखना भी पड़ेगा पेपर में। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से समझ लो। अगर थोड़ा सा कम समझ में हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार देख सकते हो ये था कोलराउस का नियम, समझ लिया और इसका अनुप्रयोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो राउल्ट का नियम भी देखा, हेनरी का नियम भी देखा और कोलराउस का नियम भी देखा। तो आशा करते हैं तीनों आपको समझ में जरूर आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत कमी बेसी रह गई तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे यार एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो।